गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। चलिए आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कि कोलराउस नियम क्या है, व्हाट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मान लीजिए यूपी बोर्ड में कोलराउस नियम से या तो क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल, नहीं तो उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कोलराउस नियम को समझने से पहले आप मेरा स्वयं का परिचय ले लीजिए। मैं अतुल तिवारी, केमिस्ट्री लेक्चरर, भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज झांसी। ठीक है, और आज मैं आपको कोलराउस नियम समझाऊंगा। कोलराउस नियम क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे पूछी जाती हैं, उन सारे टॉपिक की आज चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में अटेंड किया है कंडक्टेंस के बारे में, और वो कंडक्टेंस किसी वायर की नहीं, हम लोगों ने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा है किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में। सॉल्यूशन की बेसिकली दो प्रकार की कंडक्टेंस होती हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके पैरेलल एक और कंडक्टेंस काम करती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, लास्ट में मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उनके बारे में। चलिए, तो कंडक्टेंस के बारे में जो आइडिया है कोलराउस ने उसको एक्सप्लेन किया है। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही समझाना है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में या उच्च परावैद्युतांक के विलायक में घोलने पर वो आयनों में टूट जाते हैं। वो विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्ट की। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्ट कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरी कैटेगरी होती वीक। चूंकि कोलराउस नियम को हम लोग समझने जा रहे हैं, तो मेरी आदत है किसी भी टॉपिक पर डीप में चर्चा करने की। यह वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है, तो बेटे विद्युत अपघट्ट को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं। इन बातों का नियम से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमने इनको नहीं समझा तो कोलराउस नियम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% आयोनाइजेशन शो करता है। 100% आयोनाइजेशन शो करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग NaCl का देख सकते हैं, Na+Cl- वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस इस तरीके से आयोनाइड हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। जब तक सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में रहता है Na+ और Cl आयन जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही NaCl को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में डाला जाता है, इस सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है, Aq का मतलब होता है पानी, पानी में डाला जाता है, सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, और इनके बारे में ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये शो करता आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन शो करता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पानी में डालेंगे इस तरीके से आयोनाइज हो जाएंगे। पानी अगर कम भी है तो भी आयोनाइजेशन ये काफी हद तक 100% ही करते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखें। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, और ये एसिटिक एसिड आयोनाइजेशन शो नहीं करते, ये करते हैं डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन 1 से लेकर के 10% तक, 1 to 10% ये शो करते हैं डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन शो करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट ये भी है NaCl, और इलेक्ट्रोलाइट ये भी है एसिटिक एसिड। लेकिन NaCl क्या करता है? NaCl आयोनाइजेशन शो करता है। आयोनाइजेशन का सीधा मतलब होता है आयंस पहले से रेडी हैं और वो आयन पानी में डालने पर तुरंत अलग अलग हो गए, इसलिए रिजल्ट आपको कितना मिलता है? यहां पर आपको रिजल्ट मिलता है लगभग 100%, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन लगभग 100%। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, इसके पास आयन होते ही नहीं है, तो पहले तो ये जुगाड़ करता है कि कैसे आयन बन जाए। तो आयन बनते हैं। आयन कैसे बनते हैं? CH3COO-, ये आयन बन रहे हैं। इसके बाद ये जुगाड़ करता है कि आयन ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, CH3COO- और साथ में H+। इस टाइप से ये इसमें आयन नहीं है, अभी आयन बने हुए, इसके बाद अलग हुए। इस पूरे प्रोसेस में 1 to 10% मैक्सिमम, कम से कम 1% होता है। इसका मतलब ये कि अगर मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के 100 हैं, एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से आयन जो बनेंगे वो 1%, 2% या अधिकतम 10% तक बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन यानी वियोजन। ये जो प्रक्रिया आपको दिख रही है इसको वियोजन कहते हैं, और यहां जो प्रक्रिया दिख रही है उसको आयोनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयनन। ये प्रक्रिया आयनन है, और इस तरफ जो मैंने बनाया है वो वियोजन है, जिसे इंग्लिश में डिसोसिएशन कहते हैं, वर्ड लिखा हुआ है। डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कमजोर बच्चों के जैसा होता है। जैसे कमजोर बच्चे होते ना, किसी भी पेपर को हल करते हैं 1, 2, 5, 10 नंबर आते हैं, और आयोनाइजेशन होशियार बच्चों के जैसा होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होशियार बच्चों के जैसा होता है, कि जैसे होशियार बच्चा होता है, कोई भी पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दिया उनको, उसमें वो प्रयास करते हैं 100 मार्क्स लाने का। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर होशियार बच्चों के जैसा होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कमजोर बच्चों का जैसा होता है। ठीक है, कमजोर बच्चों के जैसा होता है। तो अभी आप इस पे देखें, ये एसिटिक एसिड जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका डिसोसिएशन कम होता है, और जब हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अथवा डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाते हैं और डाइल्यूशन यानी तनुता बढ़ाते हैं। हम जब तनुता बढ़ाते हैं या फिर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाते हैं या डाइल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी ताप बढ़ाते हैं, तब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। मतलब जो आयन 1 या अधिकतम 10% टूट रहे हैं, उनका डिसोसिएशन का रेट बढ़ जाता है। वो 15%, 20%, 30%, डिपेंड करता है कितना आपने डाइल्यूशन किया गया है। पहले हम लोग समझ लें डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट ऐड करना, सॉल्वेंट मिलाने से उसको पतला करने की क्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्ट ऐसे सबस्टेंस होते हैं कि जिन्हें किसी विलायक में या उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक में घोलने पर वो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। विपरीत आवेशित टूटना यहां 2 प्रकार से हो सकता है। यदि पहले से आयन रेडी है और फटाफट विलायक में यानी सॉल्वेंट में यानी पानी में डालने पर वो तुरंत आयन में कन्वर्ट हो गए और ये 100% के आसपास पहुंच गया, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ये थे, 100 ये बन गए, 100 ये बन गए, मतलब 100% आयन 100% काम हो गया। इनका जो
अलग होने की प्रक्रिया है, इनका जो ब्रेकअप है वो 100% हो गया। 100 मॉलिक्यूल है, 100 के 100 टूट गए, लेकिन इनका ब्रेकअप है 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में 1-2 टूट गए, 10 टूट गए, 5 टूट गए, इस तरीके से। तो इनका ब्रेकअप का रेट जो है कम होता है, इनका टूटने का रेट कम होता है। जो रेट कम है उसे डिसोसिएशन बोलेंगे, जो रेट हाई है उसे आयोनाइजेशन बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन शो करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन शो करते हैं। वीक का मतलब होता है कमजोर प्रकार के विद्युत अपघट्ट और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल प्रकार के विद्युत अपघट्ट। कोलराउस के नियम को एक नाम से और जाना जाता है। ये बातें आप लोग नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, और जो भी आपको पीडीएफ मिली है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग तैयार करेंगे। समझने का कंसेप्ट पूरा यहां से लेंगे। एक बात और जान लें कि जो कोलराउस नियम होता है वो स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ऐसा क्यों? ये अभी मैं बात स्पष्ट करूंगा कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कोलराउस का नियम क्यों है। ठीक है, तो अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो कोई खास बात नहीं है। कोलराउस का नियम इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। कोलराउस का नियम बात करता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के संबंध में। कोलराउस का नियम बात करता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के संबंध में, और इसे स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। चलिए, तो ये विद्युत अपघट्ट क्लियर हो गया। अब जरा हम सीधे सीधे कोलराउस नियम पे बात करते हैं। अब कोलराउस के नियम को हम लोग आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। कोलराउस का नियम कहलाता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयन। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्यों? अनंत तनुता पर बात करते हैं, अनंत तनुता पर बात करते हैं, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर बात करते हैं। अनंत तनुता क्या होती है? देखो भाई, एक जानकारी अभी हमने पिछली क्लासेस में प्राप्त की थी कि तनुता बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन से क्या हो जाता है? डाइल्यूशन से, जिसे हम लोग तनुता कहते हैं, तनुता बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने से विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी वियोजन की मात्रा बढ़ती है। बढ़ती है, और इस वियोजन की मात्रा को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तनुता के बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब वियोजन की मात्रा बढ़ती है, तनुता का प्रभाव आयनन की मात्रा पे कुछ विशेष नहीं पड़ता है, क्योंकि आयनन कौन करते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्टों का आयनन पहले ही से 100% होता है, तो उनकी सेहत पर तनुता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो तनुता बढ़ाने पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कम डिसोसिएट हो रहा है वो ज्यादा मात्रा में वियोजन करेगा। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये वियोजन क्रिया बात हो रही है। वियोजन कितना हो रहा है? 1 से 10% के आसपास। अगर आप इसको तनुता करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो ये वियोजन बढ़ेगा, यानी डिग्री वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो अधिक आयन पैदा होते हैं।
अधिक आयन उत्पन्न होते हैं। वियोजन की मात्रा बढ़ने से अधिक आयन उत्पन्न होंगे। अगर किसी विलयन में अधिक आयन है तो विद्युत का प्रवाहन अधिक होगा, यानी चालकता अधिक होगी। यदि आयनों की संख्या कम है तो विद्युत का प्रवाहन कम होगा और चालकता भी उसकी कम रहेगी। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की चालकता क्या होगी, ये 2-3 बातों पर बेसिकली डिपेंड करती है। नंबर 1 कि उस सॉल्यूशन में आयंस कितने हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि उस सॉल्यूशन में जो आयंस है उन पर चार्ज कैसा है। नंबर तीसरी बात, उस सॉल्यूशन में आयनों की स्पीड क्या है, और स्पीड को कई सारी चीजें मैनेज करती है। टेम्परेचर भी मैनेज करता है, वो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने से विद्युत अपघट्ट, वो भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो अधिक आयन उत्पन्न होते हैं, और अधिक आयन उत्पन्न होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अधिक होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी चालकता ज्यादा होगी विलयन की। ठीक है, तो यही बात कि तनुता बढ़ाएं। तनुता बढ़ाने का मतलब कितनी तनुता बढ़ाएं, बोले अनंत तनुता। बोले जितनी ज्यादा से ज्यादा तनुता कर सकते हैं उतनी कर दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अनंत तनुता, जितना आप पानी ऐड कर सकते हैं कर दें। तो बात निकल के आती है कि जब अनंत तनुता हो जाएगा, डाइल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटे, अनंत हो जाएगा। जब तनुता अनंत हो जाएगी तो वियोजन की मात्रा भी अपनी चरम पर होगी, क्योंकि जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे वियोजन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे आयन ज्यादा पैदा होते हैं, और जैसे ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा चालकता यानी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो तनुता के बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ने से आयन अधिक होते हैं। अब अनंत तनुता पर, तनुता मतलब सर्वाधिक, सबसे बड़ी तनुता है अनंत तनुता। अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा अधिक रहती है, अधिकतम रहेगी, आयन अधिकतम होंगे, और जब आयन अधिकतम होंगे तो विलयन की चालकता भी अधिकतम होगी। यही कोलराउस का नियम एक्सप्लेन करता है कि अनंत तनुता पर, यहीं से कोलराउस नियम एक्सप्लेन करता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो भाई कोलराउस का नियम यही एक्सप्लेन करता है अनंत तनुता पर जहां विद्युत अपघट्ट का वियोजन अधिकतम होता है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है, और आयन अपने साथी आयनों से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य जो आकर्षण है वो ना के बराबर होता है। इसलिए आयन अपने साथी आयनों द्वारा विक्षेपित हुए बिना स्वतंत्रता पूर्वक अभिगमन करता है, और विलयन की चालकता में एक निश्चित मात्रा का योगदान देता है। यह कोलराउस का नियम कहता है। तो अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कि वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है। वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है, जिससे अधिकतम आयन उत्पन्न होते हैं अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, किस पर बात हो रही है बेटे, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है, जिसके कारण अधिक आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण अधिकतम आयन उत्पन्न होते हैं, अधिकतम आयन उत्पन्न होते हैं। मतलब विलयन में अधिकतम आयन है, और विलयन में अधिकतम आयन है इसका मतलब चालकता अधिकतम होगी। अच्छा,
एक और बात कि अनंत तनुता पर विलयन में आयन अधिकतम दूरी पर होते हैं। अनंत तनुता पर अधिकतम दूरी पर होते हैं। अतः उनके मध्य अट्रैक्शन साथी आयन द्वारा नगण्य होता है। ये बातें अभी हमने नोट की हैं, इनको एक बार और समझ लीजिए। कोलराउस के नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम इसलिए कहते हैं कि अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है। सारे आयन जितने भी मुक्त हो सकते हैं अधिकतम वियोजन हो जाता है और आयन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। जब आयन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होंगे तो एक आयन साथी आयन को डिस्टर्ब नहीं करेगा और स्वतंत्रता पूर्वक अभिगमन करता है और विलयन की चालकता में एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया कि अनंत तनुता क्या होती है। तनुता के बारे में आप लोग समझ लो। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में यह जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं यानी विलायक ऐड करते हैं वैसे वैसे उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ती है और वियोजन की मात्रा अनंत तनुता पर पहुंच करके अधिकतम हो जाती है। मतलब वियोजन की मात्रा अनंत तनुता पर अधिकतम होती है, इससे अधिक हो नहीं सकती। जिसके कारण जब वियोजन की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, जिसके कारण अधिकतम आयन उत्पन्न होते हैं और विलयन में जितने अधिक आयन होंगे विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बताया गया कि अनंत तनुता पर विलयन में आयन अधिकतम दूरी पर होते हैं। अनंत तनुता पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि अनंत तनुता पर आयन अपने साथी आयनों से अधिकतम दूरी पर होते हैं। जब वो ज्यादा दूरी पर होता तो एक आयन दूसरे आयन को आकर्षित नहीं करता और जब वो आयन ट्रेवल करता है तो एक निश्चित स्पीड से ट्रेवल करता है और कोई साथी आयनों का डिस्टरबेंस उसको प्राप्त नहीं होता है और वो अपनी विलयन की चालकता में एक ज्यादा अधिकतम मात्रा का योगदान करता है। अट्रैक्शन साथी आयनों द्वारा नगण्य होता है, इसलिए वह स्वतंत्रता पूर्वक अभिगमन करता है। इसलिए कहते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। कोलराउस का नियम, ये तो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बातें आप कोलराउस नियम को लिखने से पहले आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। कोलराउस नियम को वास्तव में एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है, जिससे अधिकतम आयन उत्पन्न होते हैं और आयन जितने ज्यादा होंगे विलयन की चालकता उतनी अधिक होती है। अनंत तनुता पर विलयन में आयन अधिकतम दूरी पर भी स्थित होते हैं। जब वो ज्यादा दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है साथी आयनों के द्वारा वो ना के बराबर होता है। इसलिए एक आयन एकदम स्वतंत्रता पूर्वक अपने टारगेट की ओर गमन करता है। टारगेट क्या है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा है, विद्युत अपघट्ट का विलयन, सपोज दैट एसिटिक एसिड ही ले लीजिए, भरा हुआ है, तो धन आयन जो है ऋण प्लेट की ओर चलने का प्रयास करेगा, ऋण आयन जो है धन प्लेट की ओर चलने का प्रयास करेगा। और यदि तनुता अनंत है तो धन आयन ऋण आयन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। तो एक धन आयन जब अपने टारगेट तक जा रहा होगा ऋण प्लेट की ओर तो उसको दूसरे ऋण आयन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और एक ऋण आयन जब धन प्लेट की ओर जा रहा होगा तो दूसरे जो धन आयन हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से वो स्वतंत्रता पूर्वक अभिगमन कर सकते हैं। कोलराउस का नियम अभी हम बोर्ड पर नोट कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार फिर समझेंगे कोलराउस का नियम क्या है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के
अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता। तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी धन आयन व ऋण आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी धनायन व ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस का नियम है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए सीधे शब्दों में कि जैसे किसी परिवार में माता और पिता दोनों जॉब करते हैं तो उस परिवार की जो कुल आय होगी पिता की अर्निंग प्लस माता जी की अर्निंग का टोटल होगी। और किसी परिवार में केवल माता जी जॉब करती हैं पिताजी नहीं करते हैं तो जो माता जी की इनकम है वही उस परिवार की इनकम के बराबर होगा। पिताजी मतलब कुछ नहीं करते हैं, मतलब कोई पैसा नहीं कमाते हैं उस परिस्थिति में, और दोनों कमाने वाले हैं तो उस परिवार की आय दोनों के द्वारा कमाए गए धन से निकाली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहां उसी प्रकार से किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसके अवयवी धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। यह कोलराउस का नियम है। अब कोलराउस का नियम अनंत तन्यता पे बात करता है। क्यों बात करता है? क्योंकि अनंत तन्यता एक ऐसी स्थिति है जहां विद्युत अपघट्ट का डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और इसके बाद एक और पैरेलल बात चल रही है कि जब जो आयंस होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो अट्रैक्शन मिनिमम होता है, साथ ही आयनों के द्वारा डिस्टरबेंस मिनिमम होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा अधिकतम कंडक्टेंस में योगदान होता है। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उस इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट वॉल्यूम अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट है, तो अनंत तन्यता पर कोलराउस का नियम कहता है लैम्डा इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट धनायन और ऋणायन। ये अनंत तन्यता पर धनायन की चालकता है और ये अनंत तन्यता पर ऋणायन की चालकता है। और किसी विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तन्यता पर लैम्डा यानी तुल्यांकी चालकता। हम लोग पहले जान चुके हैं तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा इनफाइनाइट AgCl निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Ag प्लस आयन की कंडक्टेंस और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस। ठीक है, इसको अगर ये जो फॉर्मूला है वो 1:1 सॉल्ट के लिए है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है उनके लिए ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जिनमें एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है,
एक धन आयन और एक ऋण आयन। ठीक है, जैसे Ag प्लस Cl माइनस, एक धन आयन एक ऋण आयन, उनके लिए यह फॉर्मूला चलेगा। जिनमें एक धन आयन हो दो ऋण आयन हो, या दो धन आयन हो एक ऋण आयन हो, ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस इंटू 1 अपॉन इंटू लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस 1 अपॉन n माइनस इंटू लैम्डा इनफाइनाइट ni। ये कैटायन धन आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, ये ऋण आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, 1 अपॉन n प्लस और 1 अपॉन n माइनस, ये n प्लस और n माइनस धन आयन पर आवेश और ऋण आयन पर आवेश है। हम लोग लिख सकते हैं भैया, यानी जहां n प्लस बराबर धन आयन पर आवेश और n माइनस बराबर ऋण आयन पर आवेश, जहां n प्लस धनायन पर आवेश और n माइनस ऋण आयन पर आवेश है, और लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन और लैम्डा इनफाइनाइट एनायन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। धनायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, ऋण आयन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। अब यही बात यदि हमें मोलर चालकता के टर्म में कहनी हो तो मोलर चालकता के लिए क्या हो जाता है, म्यू इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट, म्यू इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू हो जाता है R प्लस, चलिए ये इलेक्ट्रोलाइट म्यू इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस म्यू इनफाइनाइट प्लस R प्लस म्यू प्लस इनफाइनाइट प्लस R माइनस म्यू माइनस इनफाइनाइट। यहां हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये R प्लस एंड R माइनस क्या है, क्रमशः धन आयन व ऋण आयनों की संख्या जो कि एक मूल इलेक्ट्रोलाइट से बनते हैं। ठीक है, म्यू R प्लस और R माइनस जो है ये, तो म्यू इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू R प्लस म्यू प्लस इनफाइनाइट प्लस R माइनस इंटू म्यू माइनस इनफाइनाइट। तो ये म्यू इलेक्ट्रोलाइट R प्लस इंटू म्यू प्लस इनफाइनाइट प्लस R माइनस म्यू माइनस इनफाइनाइट। ये R प्लस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट डिसोसिएशन से उत्पन्न होने वाले धन आयनों की संख्या। R प्लस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से बने कैटायन व एनायन की संख्या। कैटायन को मतलब धनायन कहते हैं और एनायन को मतलब ऋणायन कहते हैं। तो R प्लस और R माइनस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन, जैसे यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन था, AgCl, तो AgCl से एक Ag प्लस बनेगा और एक Cl माइनस, तो एक धनायन बनेगा एक ऋणायन बनेगा। तो यहां R प्लस की वैल्यू 1 होगी, R माइनस की वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा, म्यू इनफाइनाइट प्लस म्यू इनफाइनाइट माइनस, ये क्या है, धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता है। म्यू इनफाइनाइट प्लस व म्यू इनफाइनाइट माइनस मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, मोलर चालकताएं हैं। धनायन की मोलर चालकता म्यू इनफाइनाइट प्लस, धनायन ऋणायन की मोलर चालकता म्यू इनफाइनाइट माइनस, वो भी अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता। और बेटा ये फॉर्मूला आ गया तब इस्तेमाल करना है जब मोलर चालकताएं दी गई हो, जब तुल्यांकी चालकता दी गई है तब आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर कोई सॉल्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1:1, 1:1 प्रकार का सॉल्ट है तो सीधे सीधे कर देना है। अगर उसमें ऐसा नहीं है
तो आप एक जनरल फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे 1/n प्लस इंटू लेमडा कैटायन इनफाइनाइट प्लस 1/n माइनस इंटू लेमडा इनफाइनाइट एनायन। ठीक है, तो ये 1/n प्लस और 1/n माइनस ये धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश है क्रमशः। चलिए, तो ये कोलराउस का नियम हो गया। तो कोलराउस के नियम में बस इतनी सी बात है, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी धनायन व ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब AgCl विलयन की तुल्यांकी चालकता Ag प्लस के आयन उत्पन्न की गई तुल्यांकी चालकता और Cl माइनस आयन के द्वारा उत्पन्न की गई तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर हो। जैसा कि अभी ने एक परिवार की आय के संबंध में एक कंसेप्ट दिया, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां भी लागू होता है। तो यह कोलराउस का नियम हो गया। तो कोलराउस के नियम के आधार पर हम लोग किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस नियम के आधार पर हम वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। कोलराउस नियम के आधार पर हम लोग वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री में क्या इसके अनुप्रयोग है। उस नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसको केमिस्ट्री में कहां यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 एप्लीकेशन लिखिए, 3 एप्लीकेशन लिखिए। हम 3 एप्लीकेशन आपको बताते हैं। कोलराउस नियम के एप्लीकेशन क्या है। नंबर 1, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने। दुर्बल विद्युत अपघट्टों को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट, याद रखना ये बात। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इंग्लिश में कैलकुलेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं इस कोलराउस नियम की हेल्प से। कैसे? लैम्डा इनफाइनाइट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कैटाइन लैम्डा इनफाइनाइट एनाइन। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, मात्रा ज्ञात करने में वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंग्लिश में लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो हम लोग इस कोलराउस नियम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की मात्रा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी एट लैम्डा इनफाइनाइट।
इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की मात्रा है, लैम्डा वी है, वी डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट है, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तंता पर चालकता क्या है, और किसी तनुता विशेष पर वी तनुता पर उसकी चालकता क्या है, दोनों का अनुपात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताता है। जो रेशो है लैम्डा वी और लैम्डा इनफाइनाइट का जो रेशो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग यानी वियोजन की मात्रा को हम लोग एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। वियोजन की मात्रा को हम लोग एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एल्फा बराबर लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, यानी किसी वी तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या है और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या है। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन स्थिरांक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप इस कोलराउस नियम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलराउस नियम के हमने 3 एप्लीकेशन बता दिए आपको। फर्स्ट एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी तुल्यांकी चालकता क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कोलराउस नियम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो कोलराउस नियम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको कहते हैं वियोजन स्थिरांक। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक आप इस कोलराउस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटे ये कोलराउस नियम के 3 एप्लीकेशन हमने आपको बता दिए। कोलराउस नियम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एप्लीकेशन 1 पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशन 2 पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एप्लीकेशन 3 पर भी बनते हैं। अब एप्लीकेशन 3 को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो वियोजन स्थिरांक को के से डिनोट करते हैं। के बराबर होता है एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू वी, या फिर कर देते हैं एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा और ऊपर कर देंगे सी। यहां एल्फा क्या है, एल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्फा के बारे में समझ लें। एल्फा क्या है, एल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट है और V डाइल्यूशन है और C क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रण है। सांद्रता क्या है, या तो C इस्तेमाल करेंगे नहीं तो V इस्तेमाल करेंगे। अब आपको कंसंट्रेशन दिया गया तो उसका इस्तेमाल कर देंगे, नहीं तो डाइल्यूशन दिया गया तो V इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, V डाइल्यूशन हो गया, C कंसंट्रेशन और K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप कोलराउस नियम की हेल्प से K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि समझ में नहीं आई, जो भी बात समझ में नहीं आई, आप बताएं, कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट्स भी अवश्य करें। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रयास है हमारा कि आप लोगों की स्टडी इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से अच्छी हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप बताएं। क्लियर?